सबसे पहले सभी को स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोगों का भारत मंडपम में 3 दिवसीय कार्यक्रम था। नेशनल यंग लीडर्स डायलॉग, नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025। इसमें भारत के सभी राज्य से युवा आए हुए थे और अलग अलग ट्रैक से थे। किसी ने एम्पावरिंग यूथ को लेकर के, तो किसी ने विकास विरासत, तो किसी ने डांस प्रोग्राम में, कल्चरल प्रोग्राम में भाग लिया था। और कई तरह के कार्यक्रम हुए इसमें। आज हम अपने रूममेट मानव जी से बातचीत करेंगे कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। ऐसे तो हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि प्रधानमंत्री से मिलना जो है वो भी भारत मंडपम में, और हम जैसे युवाओं का सपना भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलना बहुत बड़ा सपना होता है। तो बहुत खुशी है। मानव जी से पूछते हैं, मानव जी आप कैसे महसूस कर रहे हैं? खुशी तो बहुत है, क्योंकि पूरे भारत के अलग अलग राज्यों के युवाओं से मिलना अपने आप में एक अलग बात है। एक अलग दौर, एक अलग समय चल रहा है, जहां हर एक छोटे से छोटे युवा सड़क से लेकर पूरे संसद तक, और एक जिले का छोटा युवा अपने कॉलेज या जिले से लेकर प्रधानमंत्री दिल्ली तक आसानी से पहुंच सकता है। तो बहुत बड़ी बात है एक युवा के लिए, खासकर छोटे शहरों के युवाओं के लिए, कि प्रधानमंत्री तक पहुंच उनके लिए अब दूर नहीं है। और यही से शायद विकसित भारत की शुरुआत होती है, जहां युवा की पहुंच भारत के प्रधानमंत्री तक है, और ये बहुत बड़ी बात है। और आज जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया इस युवा महोत्सव का, औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं को संबोधित किया। उनके संबोधन में ये कहना था कि जो भारत की आबादी है वो युवा आबादी है, और आने वाले समय में अगर भारत को विकसित बनाना है तो विकसित युवा को करना होगा, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक तौर पर भारत को एक अलग स्तर पर पहुंचाने के लिए जो सबसे बड़ी भागीदारी होगी वो युवाओं की होगी। युवा के द्वारा, युवा के लिए ही ये विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसके सूत्रधार भी युवा थे, जिसके कर्ता धर्ता भी युवा थे, जिसके संचालक भी युवा थे, जिसमें भागीदार भी युवा थे, और जिसमें युवाओं के द्वारा आने वाले समय में भारत कैसा बनेगा, या युवा आने वाले समय में विकसित भारत को कैसा सोचते हैं या कैसा देखते हैं, उस बारे में प्रधानमंत्री जी की चर्चा की गई। साथ ही प्रधानमंत्री ने इसमें अपने द्वारा देखे गए जो भारत का उनका मिशन या विजन है, उससे भी युवाओं को प्रेरित किया, और उन्होंने युवाओं से अपील की कि हरेक जिले का, हरेक राज्य का युवा इसमें ना छूटे। देश के विकास में अपना योगदान हर एक युवा अपने अपने जब तरीके से देगा, तभी भारत आने वाले 25 वर्षों में जो प्रधानमंत्री जी ने भारत की रूपरेखा तैयार की है, जो सिर्फ युवाओं की अधिकतम भागीदारी से ही साकार हो पाएगा। मानव जी ने बहुत अच्छी बात कही, और मैं कहना चाहूँगा कि युवा शब्द को अगर हम उल्टा कर दे तो बनता है वायु। वायु मतलब हवा, यानी जीवन के लिए हवा बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरह किसी भी देश, समाज के लिए युवा जो है बहुत ज़रूरी है। युवा के बगैर समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। जिस क्षेत्र में भी युवा गए हैं उस क्षेत्र में क्रांति आई है। अगर युवा जो है बढ़ चढ़कर हर चीज़ों में हिस्सा लेंगे, आगे आएंगे, तो भारत का जो सपना है कि विकसित भारत, वो जरूर पूरा होगा।
अच्छा मानव जी, आज जो आपको कार्यक्रम जो हुआ उसमें जो है आपको क्या अच्छा लगा कि अलग अलग ड्रेस जो ड्रेसिंग लुक था उसमें युवा आए हुए थे, है कि नहीं? ये जो विविधता में एकता की बात कही जाती है, तो आपने प्रत्यक्ष दर्शन किया, अपनी आंखों से किया। हमने जो दिव्य दर्शन किया कि नहीं, हमारा देश जो है सचमुच विविधता में एकता है। तो विविधता में एकता जो है, इस बात को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? यहाँ आपको क्या देखने को मिला? इस बात को लेकर कहने की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्राचीन समय से भी कहा जाता है कि भारत में जितनी विविधताएं पाई जाती है शायद विश्व के किसी कोने में पाई जाती हो, और इसीलिए भारत विश्व का सबसे अनूठा देश है। इसमें कोई दोराहे या शक की बात है ही नहीं। और ये जो बात है इसको सटीक 100% सटीक साबित करती है ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव। इसमें भारत के अलग अलग प्रांतों के युवाओं ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा को धारण किया था, और ना ही वेशभूषा, उन्होंने उसके साथ साथ अपने वहाँ की मिट्टी की खुशबू को भी अपने साथ लेकर आए थे। उन्हें हमने जब देखा अलग अलग राज्य के युवाओं को हम भी हैरत में पड़ गए कि भारत में इतनी सारी वेशभूषाएं हैं, इतने सारे अलग अलग राज्य हैं जिनकी बोलियां, जिनके खान पान, जिनकी वेशभूषा, जिनकी परंपरा, जिनकी संस्कृति, जिनके त्योहार और ना जाने कितने कुछ एक दूसरे से एकदम ही अलग है। लेकिन इतने विविधताओं के बावजूद भी हम सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं, और यही भारत देश की सबसे बड़ी ताकत है, और यही भारत देश की सबसे बड़ी एकता है, जिसे अनेकता में एकता भी कहा जाता है। कि हम ऐसे तो अनेक हैं, हमारी भाषाएं बोली के तौर पर हम बटे हुए हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम सब एक हैं। और इसीलिए ही भारत विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अनूठा देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मतभेद होते हुए भी मनभेद नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है भारत की। और आज के कार्यक्रम में यही देखने मिला कि हम जिस भी राज्य के युवा के पास गए उन्होंने हमें धिक्कारा नहीं। कहीं युवाओं ने एक दूसरे की वेशभूषा को सम्मानित किया और जिज्ञासा भी की कि आपके वेशभूषा में क्या अलग है, आपके वेशभूषा में ये किस चीज का प्रतीक है। चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो, चाहे वो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हो, भारत की हरेक राज्य की बोलियां, वेशभूषा, संस्कृति अपने में खास है, और वहां के लोग अपने में खास है, जिनके विचार अलग हैं, जिनके आचार अलग है, जिनके व्यवहार अलग है। लेकिन इतने अलगता, इतनी अलग अलग होने के बावजूद हम सब की पहचान एक है कि हम सभी भारतीय हैं। और यह संदेश आज के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के सभी युवा दे रहे थे, जो बड़े गर्व के साथ अपने अपने राज्य का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, या अपने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व बड़े गर्व के साथ कर रहे थे। और हमने अलग अलग राज्य के युवाओं की संस्कृति को जाना, उनके विचारों को जाना, और ये पता चला कि भारत आधुनिकता की ओर बढ़ना चाहता है, लेकिन वो पारंपरिक रीति रिवाजों को लेकर आधुनिकता में जाना चाहता है। क्योंकि आधुनिकता का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें खड़े कर देना नहीं, आधुनिकता का सटीक मतलब है पारंपरिक रीति रिवाजों को लेते हुए आधुनिकता की ओर अग्रसित होते जाना। और अगर ऐसे ही युवा भारत में रहे, अगर हम भारत की विविधता में एकता को इसी प्रकार सहेजे रखे, तो भारत एक दिन विश्व गुरु तो बनेगा ही बनेगा। विविधता में एकता का देश तो भारत है ही, साथ ही सबसे अनमोल, सबसे अनूठा, उन्नत और आत्मनिर्भर के साथ विकसित राष्ट्र भी 2047 में भारत बनेगा। और ये युवा इस बात का सबूत है। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव इतने बड़े स्तर पर आयोजित कर विभिन्न राज्यों की युवाओं की इसमें भागीदारी होना, 100% भागीदारी होना, इस बात का प्रमाण है। मानव जी ने जैसे बताया कि विविधता में एकता जो है ये भारत की सुंदरता है, और यही विविधता में एकता से ही भारत की दुनिया में पहचान है। दूसरे देश में देखते होंगे हम लोग जो हैं कि एक ही रंग रूप के लोग रहते हैं, कहीं काले तो कहीं गोरे, कहीं एक ही भाषा बोलने वाले। लेकिन भारत ऐसा देश है, यहाँ सभी तरह के लोग मिलते हैं। अच्छा मानव जी, आज जो है
हम लोग का कार्यक्रम हुआ, बड़े बड़े लीडर्स आए हुए थे, उनसे मिलने का मौका मिला। तो आप जो हैं, जो लीडर आए थे उनमें से अपना आइडल किसी को मानते हैं? हाँ, जो जितने सारे लीडर्स वहाँ उपस्थित हुए थे, और अगर लीडर्स की बात करूँ, चाहे आप नेता की बात करें या तो प्रतिष्ठित व्यक्ति की बात करें, चाहे वो सोमनाथ जी हो, चाहे वो इसरो के चंद्रयान को पहुंचाकर भारत का नाम रोशन करने वाले जी हो, स्वामीनाथन जी हो, चाहे वो सुपर 30 के आनंद कुमार जी हो, चाहे वो महान जर्नलिस्ट या सबसे उत्कृष्ट जर्नलिस्टों में से एक, पत्रकारों में से एक पलकी शर्मा जी हो, चाहे वो विश्व के सबसे बड़े फील्डर जॉन्टी रोड्स हो, चाहे वो भारत के युवा एवं खेल मंत्री मनसुख जी हो, चाहे वो तेजस्वी जी हो, हर एक व्यक्तित्व अपने में खास है। हर एक व्यक्तित्व ने अपने अपने जगत में अपना नाम रोशन किया है, इसमें कोई भी दो राहें नहीं है। सबके अपने अपने क्षेत्र है, लेकिन सबका मूल लक्ष्य एक ही था कि भारत का नाम विश्व में कैसे लाया जाए। और ये सभी भारत के जगमगाते युवा हैं जो हम सभी को प्रेरणा देते हैं कि आने वाले समय में आपको कैसा बनना चाहिए। और क्योंकि मैं साहित्यिक जगत का प्रेमी हूँ, क्योंकि मुझे साहित्य और भाषण, चाहे वो कह सकते हो आप, लोगों से सीखना, लोगों से इंटरेक्ट करना या बातें करना, तो मैं अपना आइडल इनमें से पलकी शर्मा जी को मानता हूँ, जो कि बहुत महान पत्रकारों में से एक है, जिन्होंने पत्रकारिता जगत में भारत का नाम वैश्विक तौर पर पहुँचाया है। और नरेंद्र मोदी जी जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री, तो क्या कहने, उनके इतने मिट्टी से जुड़े हुए हैं, इतने जड़ से जुड़े हुए हैं, शायद ही भारत का कोई प्रधानमंत्री होगा जिन्होंने कभी राष्ट्रीय युवा महोत्सव जैसी परिकल्पना की होगी। शायद किसी ने भारत का कोई प्रधानमंत्री ऐसा होगा जिसने विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के द्वारा युवाओं के विचारों को सहेजने की बात की होगी। चाहे कोई ऐसा लीडर होगा जिसने पांडुलिपियों को सहेज कर इंटरनेट के रूप में मॉडर्न देने की बात की होगी। चाहे इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर हो, इंडिया एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चर हब हो, विकास भी, विरासत भी, G20, तमाम ऐसी चीजें जो 2015 के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है, वो काफी ही सराहनीय है। तो वे तो हम सभी के प्रेरणादायक है, हम सभी के गुरुजन के समान है। इसके अतिरिक्त पलकी शर्मा जी को मैं इनमें से अपना आइडल मानता हूँ, और उन्हें अपनी आंखों से देखना, उन्हें अपने आंखों के सामने बोलते हुए सुनना, ये सभी युवाओं का बहुत बड़ा सपना होता है, जो अपने अपने जो उनके आइडल्स है वो बड़े पर्दे पर जो वो देखते हैं, और उन्हें वास्तव में देखना और उनके साथ मिलकर बातें करना, ये तो अपने आप में एक ऐसा अनुभव है जो कोई युवा बयां कभी कर ही नहीं सकता। एक उसके लिए ये सारी चीजें जो हो रही है वो सपने से कम नहीं है, क्योंकि भारत मंडपम तक पहुंचना एक छोटे से जिले से, वो भी राज्य प्रमंडल जीतकर, एक व्यक्ति जो अपने राज्य का पूरा प्रतिनिधित्व करे, झारखंड के इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करे, और 150 करोड़ आबादी वाले देश में सिर्फ 3000 युवाओं को मौका मिले, और उनमें से एक युवा होना अपने आप में बहुत गर्व की बात है। मानव जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा जो ट्रैक था एम्पावरिंग यूथ था, तो उसमें जो मेंटर आए हुए थे आनंद कुमार थे, सुपर 30 के जो फाउंडर थे। तो मेरा भी कोचिंग चलता है टॉप टैलेंट जो है। तो जब मैंने नया नया शुरू किया था तो लोगों ने मजाक उड़ाना मतलब मजाक उड़ाया था लोगों ने कि आनंद कुमार बनना है क्या। अब क्या कौन जाने कि जो है एक दिन मुझे जो है आनंद कुमार के साथ सेल्फी लेने का मौका मिलेगा। लोग मजाक उड़ाते थे आनंद कुमार बनेगा क्या, आज जो है आनंद कुमार के साथ सेल्फी लेने का मौका मिला, और उनके मेंटरशिप में बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। और उन्होंने कहा कि मुझे जो है सुपर 30 को जो है डिजिटल बनाना है और उसको फ्री रखना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सब युवा मिल करके आप लोग भी साथ दीजिए। उन्होंने इस तरह से हम लोगों को जो है कहा और हमसे अनुरोध किया। तो
मानव जी, आपके साथ भी मेरे साथ भी ऐसे होते रहता है कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि लाइफ में क्या होगा। जैसे कि आनंद महिंद्रा को अपनी आंखों के सामने जो है देखना, अपनी आंखों से देखना, मैंने तो हमेशा उनको जो है स्क्रीन पर ही देखा था, लेकिन अपनी आंखों से देखा तो बेहद खुशी हुई। और तेजस्वी सूर्या, जिनको मैं अपना नरेंद्र मोदी के बाद अपना आइडियल मानता हूँ, उनको भी अपनी आंखों से देखना, उनके साथ सेल्फी लेना, ये भी बहुत खुशी की बात है। जी, राष्ट्रीय युवा महोत्सव युवाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां आप भारत के प्रतिष्ठित बड़े बड़े व्यक्तियों से रूबरू हो सकते हैं, उनके साथ मिलकर विकसित भारत का सपना देख सकते हैं। ऐसा मंच कहाँ मिलेगा आपको, जहां आप जिन लोगों को बड़े पर्दे पर देख सकते हैं, उनके साथ रूबरू कर उनसे बातें कर सकते हैं। कैसा मंच है युवा महोत्सव, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज जो युवा अपने आइडल्स को पर्दे पर देख रहा है, वो उनके जैसा बनने की प्रेरणा लेकर उनसे मिलकर उनकी सीख रहा है। ये युवा महोत्सव में ही संभव है महोदय। हाँ हाँ, बिल्कुल एकदम। और भारत मंडपम में आने के बाद जो है लोगों की जो तमन्ना है, जो सपना है, जो लक्ष्य है, वो बड़ा हो जाता है। उनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है, विश्वास आ जाता है कि नहीं, मैं भी लाइफ में कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पूरे भारतवर्ष से, पूरे भारत से जो है बड़े बड़े लोग आए। कोई बिजनेस से थे, तो कोई मीडिया से थे, तो कोई राजनीति से थे, यानी हर क्षेत्र के लोग जो है आए हुए थे। तो हम सब ने उनको देखा, उनको सुना और बहुत कुछ सीखा। तो हम लोग जैसे अपने गांव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर करेंगे। और छोटा छोटा जो परिवर्तन होगा, इसी से हमारा भारत देश जो है बदलेगा। हमारा जो विषय था एम्पावरिंग यूथ, उसमें ज़्यादातर युवाओं ने, 80% युवाओं ने ग्रामीण विकास की बात की। ग्रामीण विकास में हम गांव में जो है कैसे लोगों को सुविधाएं प्रदान करेंगे। शहर का विकास तो हो रहा है, लेकिन गांव में आज भी कुछ नहीं हो रहा है। तो इससे मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में भारत का विकास जरूर होगा, क्योंकि अब युवाओं का ध्यान भी जो है गांव की ओर गया है और भारत को आगे बढ़ाना उनका लक्ष्य बन गया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि भारत गांव का देश है। हाँ, भारत बिल्कुल, की आत्मा गांव में बसती है, और अगर हम आत्मा को अलग कर दे शरीर से, तो शरीर का विकास संभव नहीं है। वैसे ही अगर गांव और शहरों को हम बांटना शुरू कर दे, तो भारत का विकास संभव नहीं है। कि हम गांव को एक छोड़ कर दे और सिर्फ शहरी विकास की बात करें, तो ये भी संभव नहीं है। और अगर हम गांव को शहरों का रूप दे दें, तो गांव की जो प्राचीनता है, गांव की जो पहचान है, वो भी संभव नहीं है। तो हमें एक ऐसा विकसित भारत चाहिए जहां गांव विकसित तो हो, लेकिन उनका शहरों के साथ जो अंतर है, जो गांव और शहरों के बीच में जो एक अद्भुत अनमोल यूनिकनेस है, एक अद्भुत अनमोल सी बात है, गांव की जो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू है, वो वहीं बनी रहनी चाहिए। गांव का विकास यानी गांव को शहरों में बदलना नहीं। गांव का विकास मतलब वहां के लोगों की सुविधाएं प्रदान कर, गांव की पारंपरिक संस्कृति को सहेज कर वहां के लोगों को आगे बढ़ाना। चाहे इससे गांव में कृषि में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग होना हो, चाहे गांव में हॉस्पिटल या चिकित्सा केंद्र या प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हो। गांव में मिट्टी के घर ही रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिट्टी के घरों में लोगों को सुविधाएं प्रदान हो। मिट्टी के घरों में लोग, जिस तरह मैंने देखा था एक समय, लोग बहुत दूर दूर जाते थे। भारत की महिलाएं, गांव की महिलाएं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चलती थी सिर्फ पानी प्राप्त करने के लिए। लेकिन आज सरकार के पास जल धन योजना है, हर घर सुलभ जल कर दिया गया है, जिससे भारत की महिलाओं को पानी की सुविधा जो है वो आसानी से मिल रही है, जिसमें नहर के द्वारा या तालाब के द्वारा या नदी के द्वारा पाइप के माध्यम से लोगों तक पानी पहुंच रही है। भारत में जो गांव की सड़कें हैं वो बहुत तेजी से बन रही है, सड़कों का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। अब हर गांव की सड़कें पक्की हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा भारत के जो गरीब लोग हैं वे भी अपना आवास प्राप्त कर पा रहे हैं। हर एक गांव में बिजली की सुविधाएं आज आ चुकी है। हर एक गांव आज, ऐसे भी भारत के गांव हैं जहां सौर ऊर्जा से बिजली का 100%
नवीकरणीय उपयोग हो रहा है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज हो रहा है। कई गांव आज ऐसे भी है जो बायोगैस की बात कर रहे हैं, कई गांव ऐसे भी हैं जो अपने पारंपरिक उत्पादों को बेचकर विश्व में अपना नाम स्थापित कर रहे हैं। चाहे वो बिहार की मधुबनी पेंटिंग की आप बात करें, वो आज इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व में वायरल हो गया, या मधुबनी पेंटिंग की आज लोग बात करना चाहते हैं। चाहे बंगाल के पुरुलिया पेंटिंग की बात करें, या आप हमारे सरायकेला के छऊ की बात करें, वो भी आज विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि इसका मूल कारण है कि वहाँ के निवासियों ने अपनी परंपरा को छोड़ा नहीं है। तो ग्रामीण लोग अगर अपनी परंपरा से जुड़े रहेंगे तो ग्रामीण लोग का विकास एकदम निश्चित होना ही है। गाँव में विकास का मतलब गाँव को शहरों में बदलना नहीं, गाँव में विकास का मतलब गाँव के लोगों के जीवन को सुलभ बनाकर उनके लिए विकास से संबंधित संभावनाओं को खोजा जाए, जिनसे गाँव के लोग और बेहतर चीजें करें। चाहे वो गाँव में प्राथमिक स्कूल की अब शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन गाँव के लोगों को डिजिटल साक्षरता भी प्रदान करने की जरूरत है, क्योंकि जमाना डिजिटल हो रहा है। गाँव के किसान भी अगर डिजिटल होंगे तो वे भी अपने जो कृषि उत्पाद है उसको बेचकर आत्मनिर्भर बन पाएंगे। गाँव में महिलाएं अगर अपने उत्पादों, सिलाई, जो पारंपरिक बुनाई के उत्पादों को अगर इंटरनेट के माध्यम से छोड़ेंगी तो वे विश्व भर में आसानी से बिकेंगी। चाहे गांव के नेता हो, अगर वे जमीनी स्तर पर योजनाओं को पहुंचाएंगे, क्योंकि गांव के लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं होती, वे पूरी तरह अवगत नहीं होते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि गांव के जो युवा नेता है वो गांव के लोगों को उन योजना का लाभ दे। कोई भी घर छूटे नहीं, कोई भी गांव का नागरिक इससे अछूता नहीं रहे। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो गांव में कोशिश करनी चाहिए कि सौर ऊर्जा, उसके बाद बायोगैस जैसे नवीनतम संसाधन खोजे जाने चाहिए, जिससे पेट्रोल, कोयले जैसे अनवीकरणीय संसाधनों पर लोगों की जो निर्भरता है वो कम हो। गांव एक ऐसा गांव बने भारत का जिसे गांव का एक आदर्श मॉडल कहा जाए, जो कि एक सस्टेनेबल गांव हो, क्योंकि मोदी जी ने आज कहा नो हार्म, किसी को हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमें किसी को बिना हार्म करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को बनाना है। ये मोदी जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स ना बनाएं, ऐसी योजनाएं ना लाएं जिससे हम विश्व को नुकसान पहुंचाए। चाहे आप नो गेन नो पेन भी से कह सकते हैं, यानी किसी का नुकसान भी नहीं पहुंचाना है, और हमें भारत के लिए ऐसे प्रोडक्ट बनाना है जिससे भारत के लोगों का कल्याण हो। और गाँव को अगर हम अलग करें तो भारत का विकास संभव नहीं है। अगर हर एक गाँव विकसित होगा तो निश्चित ही भारत अपने आप विकसित हो जाएगा, क्योंकि आज भी भारत की आधी आबादी, भारत कृषि प्रधान देश है, और आज भी भारत गाँव पर ही कहीं ना कहीं हद तक निर्भर है। हम कितने भी आधुनिक बन जाए, लेकिन पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ जुड़कर ही भारत विकसित हो सकता है। पारंपरिक गाँव के लोगों को अगर हम अलग कर दें तो भारत का विकास कभी संभव नहीं है। बिल्कुल मानव जी, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे हम लोग जो है अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए जोहार।